अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राजनीति में परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव का पद सौंप दिया है। और इसके साथ ही एक चीज फिर से स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 कौन है। आज तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक थी और खासतौर पे जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है और इसमें कई सारी चीजें आज निकलकर सामने आई हैं। पार्टी ने कई अहम फैसले किए हैं, कई नियुक्तियां की हैं और सबसे ज्यादा जो जोर रहा आज यही था कि अभिषेक बनर्जी को कैसे उनका कद बढ़ाया जाए, उनका पद बढ़ाया जाए। और अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एक बहुत बड़ा माहौल अपने पक्ष में बनाया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की रणनीति की बदौलत तृणमूल कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से पहले से ज्यादा सीटों के साथ वापसी करने में सफल रही। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई सारे मामले हैं, खासतौर पे कोयला घोटाला मामले में जब उनसे पूछताछ हो रही थी, उनके परिजनों से पूछताछ हो रही थी एन चुनाव के वक्त, उस समय भी ममता बनर्जी साथ खड़ी रही उनके परिवार के। और बुआ भतीजे की ये जो जोड़ी है इसने वाकई कमाल कर दिखाया है। अब देखना होगा कि जो अभिषेक बनर्जी है उनकी राह आगे की ओर कितनी आसान रहती है। आज की इस बैठक में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति इस बैठक में बनी है कि कैसे बीजेपी का चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, उनसे किस तरीके से पेश आना है या किस तरीके से उनके जो आरोप है उनका जवाब देना है या किस तरह से उनकी रणनीतियों का मुकाबला करना है। इस बारे में आज एक काफी हद तक तृणमूल कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में कामयाब रही। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे पंजाब में वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति की। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को बेची है, भारी मुनाफा कमाया गया है इन सब जो वैक्सीन बेची गई है। क्या कहा है हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने आपको विस्तार से भी दिखाएंगे। और साथ ही बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। आज किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। हरियाणा पंजाब में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन किए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस में भतीजा राज की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव बनाया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि पार्टी की कार्यसमिति ने फैसला किया है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी में केवल एक पद ग्रहण करेगा और कोर कमेटी ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। पार्थ चटर्जी ने कहा, हमारी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने सांसद अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का अखिल भारतीय महासचिव नामित किया है। इससे पहले दिन में पार्टी की 2 अहम बैठकें हुई। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सुब्रत बख्शी की जगह लेंगे, जबकि अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता सायोनी घोष को पार्टी की युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले तक यह पद अभिषेक बनर्जी के पास था। पार्थ चटर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दल बदलू नेताओं पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब वे पार्टी में लौटना चाहते हैं। देखा जाए तो अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर निर्णायक जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की यह पहली बैठक थी। पार्टी ने सांसद काकोली घोष दस्तीदार को पार्टी की महिला शाखा का अध्यक्ष और अभिनेत्री सायोनी घोष को युवा शाखा का प्रमुख नियुक्त किया है। सायोनी ने पिछले महीने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गई थी। पार्थ चटर्जी ने यह भी कहा कि पार्टी बंगाल के बाहर संगठन का विस्तार करने की योजना बना रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव और 3 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल के विस्तार की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी ने लोकसभा में सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन को अपने नेता के रूप में बरकरार रखा है। उधर भाजपा ने शनिवार को पंजाब की कांग्रेस सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीकों को निजी अस्पतालों को बेचने और इससे कथित तौर पर मुनाफा कमाने के मामले की जांच की मांग की और कहा कि दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा और कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी एक विवादास्पद आदेश से साफ है कि दाल में कुछ
काला है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको, जो कल आंकड़े आए थे 1560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए, जो सरकार ने खरीदी है 309 रुपए पे, वो लाभार्थी को मिल रही है 1560 रुपए पे। ये हैरानगी की बात है कि जो स्टेट्स को 25% प्रोक्योरमेंट की इजाजत दी गई थी या अनुमति दी गई थी, देखो केंद्रीय सरकार की तरफ से तो हमने 50% वैक्सीन लेके स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को दी है कि आप मुफ्त इसको लोगों को दें, और स्टेट्स को जो अपनी प्रोक्योरमेंट करनी थी वो उस पे प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं। और अगर ये फिगर्स ठीक हैं, और ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये विकास गर्ग जी एक IAS अफसर है, उन्होंने ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में डाले हैं। अगर ये फिगर्स ठीक है तो प्रॉफिटेरिंग जो है वो 2,40,00,000 रुपए की नहीं है जो कल बात आगे रखी थी। ऑर्डर मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। The order of providing one-time limited vaccine doses to 80 to 44 years age group population through popular hospitals has not been taken in the right spirit and is hereby withdrawn. Further, it has been decided that the private hospitals should return forthwith all the vaccine doses available with them. ये भी जो चिट्ठी विकास गर्ग जी ने साइन की है, कैसे एक IAS अफसर साइन कर सकता है, इसको मैं समझाता हूं मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले बोला है हैज नॉट बीन टेकन इन द राइट स्पिरिट। राइट स्पिरिट का क्या मतलब है? अगर पत्रकार लोग इस पे फोकस नहीं करते और हम लोग ये बात उठाते नहीं, तो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ये कहती आ रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल करती आ रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रहे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट मत करो, राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहां पे उस पर प्रॉफिटेरिंग हो रही है। शशि थरूर जी कहते हैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करो, फिर कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं आपने एक्सपोर्ट की। देखिए कांग्रेस की जो कल्चर है वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी। इस बीच किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और बैरिकेड लगाए गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति दिवस का आह्वान किया था। विभिन्न किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अमृतसर, जालंधर, मोहाली, अबोहर, होशियारपुर, बरनाला, नवांशहर, पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, जींद, करनाल, पानीपत और अंबाला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। फगवाड़ा में अर्बन एस्टेट में किसानों ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के आवास के पास कृषि कानूनों की प्रतियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी GT रोड के पास जमा हुए और केंद्रीय मंत्री के आवास की ओर निकले। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सोम प्रकाश के आवास की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। विरोध के समय सोम प्रकाश अपने आवास पर नहीं थे। किसानों ने मोहाली जिले में भी सोम प्रकाश के आवास के पास प्रदर्शन किया। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। चंडीगढ़ में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। होशियारपुर में स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा से शास्त्री मार्केट में भाजपा कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया और कानून की प्रतियां जलाई गईं। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से अपने प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को नहीं भंग करने की अपील की। मैंने अपील भी की है और मैं मानता हूं कि जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें।
अहिंसा इस नाते इसको ध्यान रखें तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। कार्यक्रम को न होने के लिए किसानों ने चेतावनी दे रखी थी, सभी इलाकों को सील किया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई और कार्यक्रम भी 1 घंटा हालांकि देरी से था, अब भी पहले आए हैं। तो क्या लगता है कि देखिए ये प्रशासन का काम है, प्रशासन जैसा करता है हम उसके हिसाब से ही करते हैं। तो आखिर कोई भी सुरक्षा के काम में प्रशासन की बात को हम सर्वोपरि मानते हैं। उधर अंबाला में किसानों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आवास के पास प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कुछ समूह अंबाला छावनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर पहुंच गए, जहां से कुछ मीटर की दूरी पर हरियाणा के गृह मंत्री का आवास है। इसी तरह किसानों ने अंबाला सिटी के भाजपा विधायक असीम गोयल के आवास के पास प्रदर्शन किया। पंचकुला में पुलिस ने किसानों पर तब लाठियां चलाई जब उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के आवास की तरफ जाने का प्रयास किया। पिछले साल अध्यादेश के तौर पर लागू होने के बाद संसद ने सितंबर में कृषि विधेयकों को मंजूरी दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इन विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी।